प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग पेपर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जिससे वो लाभान्वित हो सके। आज हम लोग सीखेंगे एकाधिकार के बारे में, उसकी विशेषता, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण और क्या एक एकाधिकारी ऊंची कीमत पर अधिक वस्तुएं बेच सकता है को स्पष्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि अगर अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी जो दिख रहा है उसको दबा दें, जिससे आपके प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण को समझाएं, क्या एक एकाधिकारी ऊंची कीमत पर अधिक वस्तुएं बेच सकता है स्पष्ट करें। तो अंग्रेजी के मोनोपोली, मतलब एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। इसका अर्थ होता है एक विक्रेता। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। अतएव एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। मतलब बेचने वाला एक रहेगा, खरीदने वाले बहुत हो सकते हैं, और वो जो वस्तु बेचेगा उसका निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होगा। इस बाजार की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। बेचने वाला एक रहेगा, खरीदने वाला ज़्यादा रहेगा। नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। नई फर्म मतलब जो छोटे छोटे फर्म, जैसे हीरो होंडा जो था गाड़ी, वो क्या था, एक उद्योग है। और हीरो होंडा के अंतर्गत बहुत सारे फर्म है, जैसे सिटी डिलक्स, पैशन प्रो, ये सब क्या है, फर्म है। तो कोई भी फर्म आसानी से उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीसरा है निकटतम स्थानापन्न का भाव। इसमें निकटतम स्थानापन्न मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोलगेट और बिनाका पेस्ट, हमको अगर बिनाका पेस्ट नहीं मिला तो उसके जगह हम कोलगेट ले लेंगे, तो ये क्या हुआ, स्थानापन्न। जबकि एकाधिकार में निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। कीमत नियंत्रण, इसमें जो बेचने वाला रहता है विक्रेता या एकाधिकारी, उसका कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। कीमत विभेद की संभावना, एकाधिकारी का कीमत पर नियंत्रण रहता है, वो क्या कर सकता है, कीमत विभेद कर सकता है। मतलब किसी से कम दाम लेगा, किसी से ज़्यादा दाम लेगा। जैसे आप देख सकते हैं सर्कस अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आगे के सीट का दाम ज़्यादा रहता है, पीछे सीट का दाम कम रहता है। उसी तरह अगर कोई मरीज़ डॉक्टर पास गया, वो गरीब है, तो डॉक्टर को अगर इच्छा हुआ तो उसका फीस माफ़ कर सकता है। उसी को कहते हैं कीमत विभेद करना। मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में मूल्य निर्धारण को दो अर्थशास्त्रियों ने बतलाया है। मार्शल के अनुसार एकाधिकारी उस बिंदु पर मूल्य निर्धारण करेगा जहां कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिक होगा। चित्र को हम लोग देख रहे हैं, वाई अक्ष पर लागत और आय को लिया गया है और एक्स अक्ष पर उत्पादन को। कुल आय की रेखा ओरिजिन से शुरू होती है और ये टी आर कुल आय को बताता है। कुल लागत वाई अक्ष से शुरू हो रही, क्योंकि अगर हम कुछ भी दुकान खोलें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको पहले लागत लगाना पड़ता है, इसलिए लागत शून्य से स्टार्ट नहीं होती है। तो जहाँ दोनों का अंतर ज़्यादा होगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए बी पर क्या है, अंतर ज़्यादा है, मतलब यहाँ गैपिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर उत्पादक संतुलन में होगा। चित्र से स्पष्ट है कि टी आर और टी सी, टी आर हो गया कुल आय और टी सी कुल लागत का अंतर ए बी अधिक है, अतः वह ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगा और अधिक लाभ कमाएगा। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार एकाधिकार में संतुलन या कीमत निर्धारण उस बिंदु के आधार पर होता है जहां पर एम आर बराबर एम सी हो, और दूसरा शर्त है एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो मार्शल ने कुल आय और कुल लागत के आधार पर उपभोक्ता संतुलन को बताने का प्रयास किया, लेकिन श्रीमती रॉबिन्सन ने कहा कि नहीं, जहां पर एम आर और एम सी बराबर होगा, अर्थात इसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं, और दूसरा एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, मतलब इसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। आवश्यक शर्त मतलब हुआ ठंडा के दिन में स्वेटर लेना आवश्यक है, तो पहला शर्त। दूसरा, स्वेटर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है कि नहीं, मेरे पास साधन है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम स्वेटर नहीं ले पाएंगे। तो जहाँ आवश्यक और पर्याप्त, मतलब स्वेटर लेना आवश्यक है और मेरे पास पैसा भी है,
तो हम वहाँ संतुलन होंगे, हम स्वेटर खरीद सकते हैं। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि पाई बराबर आर माइनस सी। पाई क्या है? लाभ, आर हो गया आय और सी हो गया लागत। मतलब अगर कोई सामान का दाम है 10 रुपया, तो हम ग्राहक को 10 रुपया में बेचें और उसको बनाने में हमको लगा है 5 रुपया, तो आर कितना हो गया? 10 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया मेरा लाभ होगा। इस तरह हम लोग लाभ को निकालेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव हो जाएगा डी पाई बटा डी एक्स, पाई का, आर का हो जाएगा डी आर बटा डी एक्स, माइनस सी का हो जाएगा डी सी बटा डी एक्स। लाभ अधिकतम करने पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, मतलब आवश्यक शर्त। इसमें क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो डी आर बटा डी एक्स माइनस डी सी बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा डी एक्स को यहाँ कितना मान रहे हैं? 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, जगह के कारण हम इधर लिखे, आप इसके नीचे लिखिएगा डी आर बटा डी एक्स, ये माइनस को उठा के इधर कर देंगे तो बराबर के इधर आने से क्या होगा? प्लस साइन हो जाएगा। तो हो गया डी आर बटा डी एक्स बराबर डी सी बटा डी एक्स। टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल होता है, फॉर्मूला है, माने जो कुल रहेगा, कुल का अगर हम अवकलज करते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो सीमांत बन जाता है। क्या होगा? एम आर, और कॉस्ट का डेरिवेटिव एम सी। तो पहला शर्त पूरा हो गया, एम आर बराबर एम सी आ गया। अब दूसरा शर्त को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, इसी का हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर। लाभ अधिकतम करने पर डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर को लेस देन 0 मानेंगे। यहाँ पर यहाँ 0 होगा, अर्थात डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब क्या करेंगे? डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन, इसको हम लोग यहाँ क्या है? 0, तो 0 मान लेंगे। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन, इसको इधर लाएंगे लेस देन के इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इधर आ गया प्लस हो गया डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 5 बड़ा है 3 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 छोटा है 5 से। तो बस इसी को यहाँ हम लोग लिखे हैं कि डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर छोटा है डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर से। तो इसको हम लोग पलट के लिखेंगे तो होगा डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो इसमें से एक डेरिवेटिव बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा यहाँ डी स्क्वायर है तो एक डी बाहर चला गया, यहाँ डी एक्स स्क्वायर है तो एक डी एक्स को बाहर कर दें, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? डी सी बटा डी एक्स, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन, यहाँ पर भी इसी तरह निकालेंगे तो डी बटा डी एक्स ब्रैकेट में डी आर बटा डी एक्स हो जाएगा। अब डी बटा डी एक्स से स्लोप को बताता है, अर्थात ढाल को, और डी सी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा? एम सी, टोटल का डेरिवेटिव मार्जिनल, तो स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, अर्थात एम सी का जो ढाल होगा एम आर की ढाल से अधिक होगा। तो कब अधिक होगा? तो जब ढाल नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाएगी तभी एम सी अधिक होगी। अगर ऊपर से काटेगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ये है एम सी की रेखा, ये है एम आर की रेखा। तो यहाँ क्या हो रहा है? नीचे से काटते हुए ऊपर जा रही है, और यहाँ एम आर बराबर एम सी भी है, मतलब यहाँ काट रही है तो बराबर है, तो दोनों शर्त यहाँ पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ई बिंदु पर संतुलन होगा। तो चित्र को हम लोग देख रहे हैं, ए आर की रेखा, इसी को हम लोग मूल्य की रेखा भी कहेंगे, मांग की रेखा भी कहेंगे, मतलब ए आर बराबर प्राइस बराबर डिमांड भी लिख सकते हैं। ये सीमांत आय की रेखा जो ए आर से दुगनी गति से नीचे गिरती है, मतलब इसका आधा पे रहती है। ये सीमांत लागत की रेखा और ये औसत लागत की रेखा। अगर औसत लागत की रेखा ए सी ए आर रेखा से नीचे है तो असामान्य लाभ उसको कहते हैं। जैसे ऐसे, जैसे ये मान लीजिए ए सी है, ये है ए आर की रेखा, तो ये क्या है? नीचे है, ए आर से नीचे है, ए सी की रेखा ए आर रेखा से नीचे है, तो ये असामान्य लाभ होगा। और इसी तरह अगर यदि हम लोग
ये ग्राफ को बनाएं, ये ए आर की रेखा और ए सी रेखा अगर ए आर रेखा को छूते हुए जाएगी तो इसका मतलब इसको हम लोग सामान्य लाभ कहेंगे। और यदि ये ए सी की रेखा और सॉरी ए आर की रेखा और ए सी रेखा ए आर रेखा से ऊपर से जाएगी, मतलब छुएगा नहीं, ऊपर से जाएगा, तो इसको हम लोग हानि कहेंगे। तो सामान्य लाभ क्या हुआ कि अगर 2 रुपया में सामान को बनाया 2 ही रुपया में बेच रहा है तो ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसको हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। 2 रुपया में अगर सामान बनाया है और 10 रुपया में बेच रहा है तो इसको हम लोग असामान्य लाभ कहते हैं, काहे कि 2 रुपया में बनाया और 10 रुपया में बेचा, मतलब 8 रुपया प्रॉफिट। और यदि 2 रुपया में सामान बनाया और 1 रुपया में बेच रहा है तो उसको हानि होगा। तो यही चित्र ये बताना चाहता है, यहाँ पर ए आर रेखा से ए सी रेखा नीचे से जा रहा है तो असामान्य लाभ होगा। असामान्य लाभ को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है असामान्य लाभ बराबर टी आर माइनस टी सी। तो टी आर का फॉर्मूला था ए आर गुने आउटपुट। तो टी आर बराबर ए आर कितना है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए आर कितना है, तो ए आर की रेखा ये है आर क्यू और आउटपुट कितना है ओ क्यू। तो यहाँ लिख दिए आर क्यू लिखिए या क्यू आर, ए आर की जगह, और आउटपुट ओ क्यू। तो हम लोग जब गुना करेंगे आर क्यू गुने ओ क्यू माने लंब गुने आधार, तो मेरा एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा, ओ पी आर क्यू। यहाँ देखिए ओ पी आर क्यू मिला, यहाँ पर आर होगा, ओ पी आर क्यू मिलेगा, मतलब टी आर बराबर हो जाएगा ओ पी आर क्यू। उसी तरह हम लोग टी सी निकालेंगे। तो टी सी का फॉर्मूला होता है ए सी गुना आउटपुट, मतलब तो ए सी कितना है मेरा, तो ए सी का रेखा यहाँ है, ए सी हम लोग देख रहे हैं यहाँ एम क्यू और आउटपुट है ओ क्यू। तो एम क्यू गुने ओ क्यू, तो हमको क्या मिलेगा, ए सी बराबर ओ एस एम क्यू मिलेगा। अब हम लोग असामान्य लाभ निकालें। तो असामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या था, टी आर माइनस टी सी। तो टी आर कितना निकला था मेरा, ओ पी आर क्यू, टी आर निकला, और टी सी निकला मेरा ओ एस एम क्यू। कहने मतलब है कि ये एरिया ओ पी आर क्यू एरिया को ओ एस एम क्यू से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इतना हम लोग छुपाएंगे तो क्या बचेगा मेरा, ये एरिया बचेगा एस पी आर एम। ये मेरा एरिया असामान्य लाभ का कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब एकाधिकार के कीमत पर पूर्ण नियंत्रण से यह अभिप्राय नहीं कि एकाधिकारी वस्तु की कितनी भी मात्रा को किसी भी कीमत पर बेच सकता है। एकाधिकारी के कीमत पर पूर्ण नियंत्रण से यह अभिप्राय नहीं है कि एकाधिकारी वस्तु की कितनी भी मात्रा को किसी भी कीमत पर बेच सकता है। एकाधिकारी जब किसी वस्तु की कीमत को एक बार निर्धारित कर देता है तो मांगी गई मात्रा पूरी तरह से क्रेताओं पर निर्भर करती है। बेचने वाला अपना दाम, बहुत सामान का दाम बढ़ा के रखता है, तो अब निर्भर करता है खरीदने वाला पर, वो उतना दाम पर उसको खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है। यदि दाम ज़्यादा रखेगा तो सामान उसका कम बिकेगा, और कम दाम रखेगा तो उसका सामान ज़्यादा बिकेगा। यदि क्रेता यह अनुभव करते कि कीमत अधिक है तो वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। इसके विपरीत यदि वे अनुभव करते कि कीमत कम है तो वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। इसलिए एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत तथा उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा या उसके उत्पादन की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। मतलब मूल्य और मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध है। यदि एकाधिकारी ओपी मूल्य रखता है तो वो कितनी मात्रा बेचेगा, ओ क्यू। यदि वो मूल्य को कम कर देता है, ओपी 1 रखता है, तो वो मात्रा कितना बेचेगा, ओ क्यू 1। तो यहाँ देख रहे हैं मूल्य कम रहने से ज़्यादा मात्रा बिकेगा और मूल्य ज़्यादा रहने से कम मात्रा बिकेगा। तो चित्र में डीएम, ये डीएम एकाधिकार के उत्पादन की मांग वक्र जो ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है। जब एकाधिकारी ओपी कीमत निर्धारित करता है तो मांगी गई मात्रा ओक्यू है।
इसके विपरीत यदि वह कीमत कम करके OP1 कर देता है तो मांगी गई मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक अधिकारी की मांग वक्र नीचे की ओर झुकी होती है, अर्थात वह कम कीमत पर अधिक मात्रा बेच सकता है। मतलब ज़्यादा मात्रा बेचेगा, मान लीजिए उसको सामान बनाने में 2 रुपया लगा और बेच रहा था 10 रुपया में, तो 10 में ना बेच के 6 में बेचेगा, तो कीमत कम रहने से क्या होगा, उसका ज़्यादा मात्रा बिकेगा और उसकी कुल आय बढ़ेगी। प्रश्न समझने में अगर ज़रा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।